हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर जो सेक्शन 10 है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक जो सेक्शन है इन एविडेंस एक्ट के अंदर, वो सारे ये बताते हैं रिलीवेंसी ऑफ द फैक्ट, कि वो फैक्ट कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड एविडेंस पेश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसके बारे में बात करते हैं। तो इन्हीं सभी सेक्शनों में जो रिलीवेंट फैक्ट है जिनको पेश किया जा सकता है उसके बारे में बता रहे हैं। जो सेक्शन 10 है वो भी उसी के बारे में बात कर रहा है, ऐसे ही कुछ एविडेंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सेक्शन 10 है वो कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड बात कर रहा है, षड्यंत्र से रिलेटेड बात कर रहा है कि षड्यंत्र को, किसी कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए क्या एविडेंस दिए जा सकते हैं, या कौन कौन से जो फैक्ट्स हैं वो दिए जा सकते हैं, या कौन से फैक्ट्स एविडेंस के तौर पर पेश किए जा सकते हैं कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए। क्योंकि अगर आपने आईपीसी पढ़ा है तो आईपीसी के अंदर आपने देखा होगा जो सेक्शन 120A है और अबेटमेंट के अंदर सेक्शन 107, उसमें दोनों ही सेक्शनों में कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड बात हुई है। दो सेक्शन 120A 120A जो बात करता है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करता है, और जो सेक्शन 107 है वो अबेटमेंट से रिलेटेड बात करता है। तो अबेटमेंट में एक टाइप, अबेटमेंट में इस सेक्शन में ये दिया हुआ है कि कितने तरीके से अबेटमेंट की जा सकती है, तो उसमें एक तरीका कॉन्स्पिरेसी भी है कि अबेटमेंट को कॉन्स्पिरेसी के थ्रू भी किया जा सकता है। अब इन दोनों कॉन्स्पिरेसी में जो अबेटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं मैं, तो उस पर आप जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब उस कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 10 को आप पढ़ेंगे। अब देखिए, सेक्शन में जो बेयर एक्ट में दे रखा है उसको एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बेयर एक्ट में मेंशन है, वेयर देयर इज ए रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट 2 or more person has conspired together to commit an offense or actionable wrong। इसमें क्या है, पहली चीज़ तो कि रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए ये बिलीव करने के लिए। पहली चीज़ क्या, रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए ये बिलीव करने के लिए कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने आपस में मिलकर कॉन्स्पिरेसी की है। कॉन्स्पिरेसी की है किसके लिए? टू कमिट एन ऑफेंस, ऑफेंस करने के लिए, या फिर और एन अनएक्शनेबल रॉन्ग। तो इससे पता चलता है कि पहले तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए कॉन्स्पिरेसी करने के लिए, एक रीजनेबल ग्राउंड होने का ये विश्वास करने के लिए कि वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। और जो कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए वो देखिए 2 चीज़ों के रिलेटेड बात कर रहा है वो, या तो ऑफेंस किसी अपराध से रिलेटेड होनी चाहिए, या एक्शनेबल रॉन्ग। एक्शनेबल रॉन्ग में क्या चीज़ें कवर होंगी, जो कि हमने सेक्शन 120A 120A आईपीसी के सेक्शन में पढ़ा था कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि लीगल है पर उसे इलीगल मीन के द्वारा किया जा रहा है तो वो एक्शनेबल क्लेम के अंदर आएगा। कोई भी सिविल एक्शन से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, अगर उन चीज़ों से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी की जा रही है तो वो एक्शनेबल रॉन्ग के अंदर आएंगी। तो इसके अंदर जो सेक्शन 120A है और जो सेक्शन 107 है उसमें जो कॉन्स्पिरेसी दे रखी है, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, वो दोनों ही कवर हैं। ये दोनों तरह की कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड बात कर रहा है, जो क्राइम से रिलेटेड है और दूसरा जो टोर्ट से रिलेटेड है। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है एनीथिंग सेड, डन और रिटन बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। अब ये बता रहा है कि कुछ भी चीज़ कही जा रही है, करी जा रही है, या फिर लिखी जा रही है किसी भी एक पर्सन के द्वारा, और ये जो कहा जा रहा है, करा जा रहा है या लिखा जा रहा है किसी भी पर्सन के द्वारा, वो क्या होना चाहिए, इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। मतलब जो उनकी कॉमन इंटेंशन है उससे रिलेटेड होना चाहिए। कुछ भी कहना, करना और लिखना सब कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड, जो जिस चीज़ की उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी है। कि इसके आगे जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी वन ऑफ देम इज रिलीवेंट फैक्ट, बाय एनी वन ऑफ देम।
तो ये कह रहा है कि वो जो कॉमन इंटेंशन है, अगर किसी भी पर्सन के जो कॉन्स्पिरेटर हैं, जो कॉन्स्पिरेसी में पार्ट लिया है, अगर उनमें से किसी के भी माइंड में एक बार, मतलब जब उसने पहली बार सोचा था कि वो इस चीज़ से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी करेगा, चाहे उसने जब तक किसी दूसरे पर्सन को इन्वॉल्व नहीं किया अपने साथ, जैसे ही कॉन्स्पिरेसी करने का उसके मन में विचार आया, तब से कुछ भी कहा जा रहा है, तब से कुछ भी कहा जा रहा है, कुछ किया गया है या फिर कुछ लिखा गया है, वो सारे ही चीज़ें रिलीवेंट फैक्ट माने जाएंगे। इज़ ए रिलीवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन बिलीव्ड टू बी सो कॉन्स्पायरिंग। मतलब वो सारे फैक्ट्स, जो सारी चीज़ें हैं, जो भी उस कहा गया है, करा गया है, लिखा गया है, वो सारे ही रिलीवेंट होंगे एक दूसरे के प्रति, जो भी उस कॉन्स्पिरेसी की गई है उसके होंगे या हैं। वो जो रिलीवेंट फैक्ट होंगे वो किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाएंगे? वो किए जाएंगे एज वेल एज फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, एज फॉर द पर्पज़ ऑफ शोइंग दैट एनी सच पर्सन वाज ए पार्टी टू इट। दो पर्पज़ के लिए वो फैक्ट, वो एविडेंस जो है यूज़ किए जा सकते हैं। किसके लिए? पहले तो ये प्रूव करने के लिए कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट है, कॉन्स्पिरेसी की गई है, और दूसरा क्या है कि कोई भी पर्सन, ये पर्सन जो है उस कॉन्स्पिरेसी की पार्टी है, कि उसका पार्ट है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। ए है, एक पर्सन है ए, वो डी का मर्डर करना चाहता है, तो उसके लिए वो कॉन्स्पिरेसी करता है। अब ए जो है, जैसे ही ए के माइंड में ये आया क्वेश्चन कि मतलब कि वो जो है डी का मर्डर करना चाह रहा है और उसके लिए वो उसे कॉन्स्पिरेसी करनी है, तो तभी से उसका जो एक्ट है वो स्टार्ट हो गया। अब ए बी को कॉल करता है, कॉल करके कहता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे मतलब कि आओ, हमें जो है डी का मर्डर करना है, ऐसे ये चीज़ है। अब बी क्या करता है? बी कहता है ठीक है, तो बी ए के पास आता है और उस ए जो है उसको बी को कुछ पैसे दे देता है। अब बी के पास जब पैसे आ जाते हैं, बी अपने सिस्टम से या फिर अपने मोबाइल से एक मैसेज लिखकर भेजता है सी के पास कि वो उससे आके मिले। जो सी होता है वो शूटर होता है। सी उससे आके मिलता है, बी सी को पैसे दे देता है और सी जो है वो क्राइम कर देता है, मतलब सी जो है वो डी को मार देता है जाके। तो इसमें अगर कोई भी फैक्ट, जब ए ने बी को कॉल किया और जो भी उसने कहा उसे मिलने के लिए, फिर बी उसके पास आया, ए ने उसको जो पैसे दिए, बी ने जो मैसेज किया सी को, सी उसके पास आया मिलने और उससे पैसे लिए, तो ये सारे फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे रिलीवेंट फैक्ट होंगे। उनको आप कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश कर सकते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी में जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, नोट करने वाली बात ये है कि अगर एक मेंबर के द्वारा भी कुछ करा जा रहा है और दूसरे मेंबर जो है एब्सेंस हैं, वो नहीं है या उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, पर जिस मेंबर के द्वारा वो किया जा रहा है वो कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में किया जा रहा है, मतलब उससे रिलेटेड किया जा रहा है, तब भी वो एक्ट जो उस पर्सन के द्वारा किया गया है वो एविडेंस होगा, जितने भी दूसरे सभी पर्सन हैं उस कॉन्स्पिरेसी के जो पार्ट हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। केस लॉ है, केस था बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। इसमें दो पर्सन थे, रामजी और बद्री। इनको प्रोसिक्यूट किया गया कॉन्स्पिरेसी के अंदर, कॉन्स्पिरेसी के लिए प्रोसिक्यूट किया गया अंडर सेक्शन 120B 120B के अंदर, और पुलिस को रिश्वत देने के लिए सेक्शन 165A। इस केस में क्या हुआ? इस केस में ये हुआ कि जो इंस्पेक्टर था, पुलिसमैन इंस्पेक्टर था, वो अपने पुलिस स्टेशन को जा रहा था। तो पुलिस स्टेशन के जाते समय दोनों ने मिलकर, रामजी और बद्री ने, इन्होंने दोनों मिलकर उस पुलिस वाले को रोका और उससे अप्रोच करी, उससे कहा, क्योंकि उनके ऊपर एक केस ये और चल रहा था कि उन्होंने कोई कुछ ज्वेलरी थी, जो ऑर्नामेंट थे, कुछ चीज़ें जो है चुरा ली थी। तो इस वजह से जो ये इंस्पेक्टर था ये उसकी तहकीकात कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जब ये इंस्पेक्टर रास्ते में था और ये पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था, तो इन दोनों ने आए और इन दोनों ने इसको रोक के और इनसे अप्रोच करी
कि रामजी के घर से जो मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो रिकवर हुई थे जवाहरात ऑर्नामेंट, उस चीज़ से रिलेटेड उन्होंने कहा कि उस केस को रफा दफा कर दीजिए और उसके लिए वो जो है कुछ पैसे दे देंगे उसको। एक तरह से उसको रिश्वत देने की कोशिश की गई दोनों के द्वारा। अब इंस्पेक्टर ने उनसे क्या कहा, उनसे कहा कि इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं रास्ते में बात नहीं कर सकता, आप जो है पुलिस स्टेशन आ जाइए, वहाँ पर जाके मैं आ जाइए, वहाँ पे मिलके बात करते हैं। इंस्पेक्टर ने क्या किया, इंस्पेक्टर ने वहाँ पर जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर जो अपना सीनियर ऑफिसर था उसको बता दिया। पर एक चीज़ हुई कि जब पुलिस स्टेशन में वो चला गया, उसने बता दिया ऑफिसर ने, अब वो रामजी और बद्री, इनमें दोनों ने क्या हुआ कि उनमें से एक पर्सन गया, जो बद्री था वो गया सिर्फ पुलिस स्टेशन, रामजी नहीं गया। न्यूज़पेपर में, एक पुराना न्यूज़पेपर था उसमें मतलब कि उसके अंदर पैसे रखे हुए थे, उसके ऊपर न्यूज़पेपर लिपटा था, तो 500 रुपये का नोट जो है उसको दे दिया। और उसने ये चीज़ कही कि रामजी ने जो है ये पैसे भेजे हैं उस केस को रफा दफा करने के लिए। वहाँ पर और भी लोग थे जो कि इस केस में विटनेस बने और जिन्होंने देखा। अब उसने क्या, इंस्पेक्टर ने जो मनी था उसको सीज़ कर दिया और साथ में उसके ऊपर जो है इन दोनों के ऊपर FIR लिख दी। आगे चलकर जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ये आया कि बद्री के द्वारा जो भी स्टेटमेंट कही गई या जो भी एक्ट किया गया, क्या वो रामजी के अगेंस्ट जो है रिलीवेंट होगा या नहीं होगा। तो इस मामले में कोर्ट ने यही कहा कि जो दोनों एक्यूज्ड हैं दोनों ने अप्रोच करी थी इंस्पेक्टर को केस को रफा दफा करने के लिए, तो ये क्लियरली शो करता है कि ये दोनों कॉन्स्पिरेसी करी थी इन्होंने एक तरह से रिश्वत देने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को। तो इसलिए अगर कुछ भी कहा जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है या कुछ भी लिखा जा रहा है उस कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड, जो रिश्वत देने की कॉन्स्पिरेसी करी थी इन्होंने उससे रिलेटेड, तो वो सब रिलीवेंट होगा और एक दूसरे के अगेंस्ट जो है रिलीवेंट माना जाएगा। क्योंकि वो जो एक्ट किया गया था, जो ब्राइब जो ऑफ़र की गई थी, जो रिश्वत जो ऑफ़र की गई थी, उससे क्लियर है कि उन्होंने कॉमन इंटेंशन के तहत वो चीज़ करी थी। देखिए इस केस में जो रामजी जो था वो प्रेजेंट नहीं था, मतलब कि एब्सेंट था जब वो एक्ट किया गया, पर फिर भी क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था तो इसलिए उसके अगर बद्री के द्वारा कुछ भी कहा गया, लिखा गया, करा गया, वो सब जो है वो उसके अगेंस्ट भी जो है एविडेंस होगा और रिलीवेंट होगा। ये तो हुआ इस केस में। अगर हम इसको अपनी तरफ से ही थोड़ा सा मॉडिफाई करें, सपोज़ करिए कि रामजी और बद्री ने दोनों ने आपस में कॉन्स्पिरेसी करी कि उस इंस्पेक्टर को ब्राइब देनी है, रिश्वत देनी है। और अगर जो बद्री है वो रामजी को बिना बताए हुए उस एक्ट को करता, मतलब कि ब्राइब देने आता पुलिस स्टेशन में, क्योंकि जो एक्ट किया जा रहा है वो कॉमन इंटेंशन के तहत किया जा रहा है, उसके रेफरेंस में किया जा रहा है। हालांकि रामजी को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि बद्री ऐसे ऐसे वहाँ पर गया है पुलिस स्टेशन में, तब भी अगर बद्री के द्वारा कोई एक्ट किया जाता, कुछ भी कहा जाता, लिखा जाता, वो सब रिलीवेंट होता रामजी के अगेंस्ट। अगर आप कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हैं, उसकी पार्टी हैं, चाहे कोई भी दूसरा पर्सन प्रेजेंट हो या ना हो, उसकी एब्सेंस में भी या उसकी बिना नॉलेज के भी अगर कोई एक्ट करा जा रहा है, कुछ लिखा जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, तो वो सब रिलीवेंट होगा। पर वो चीज़ जो कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है, वो सब जो है इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन, जो उनकी कॉमन इंटेंशन है उससे रिलेटेड होना चाहिए। तब अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो फिर वो कॉन्स्पिरेसी के तौर पर उसको आप एज ए फैक्ट जो है वो एविडेंस नहीं पेश कर सकती, अगर कॉमन इंटेंशन के तहत वो काम नहीं किया गया। अब इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम। एक केस है R वर्सेस ब्लैके एंड टाई। अब इस केस में क्या होता है, जो ब्लैके और टाई हैं ये दोनों ही कस्टम हाउस में काम करते हैं। एक जो ब्लैके है वो वेटर के रूप में काम करता है और जो टाई था वो एजेंट था, इंपोर्टर। अब इन दोनों को चार्ज किया गया, इन दोनों के ऊपर चार्ज लगाया गया कि ये इन दोनों ये कॉन्स्पिरेसी करते हैं दोनों। किस चीज़ से रिलेटेड, जो कस्टम ड्यूटी होती है, जो गाड़ियाँ निकलती हैं सामान लेकर, इनको ये बिना ड्यूटी लिए, बिना कस्टम ड्यूटी लिए जो है इनको जाने देते हैं और जो उससे जो वो पैसा देते हैं वो पैसा ये अपने पॉकेट में रख लेते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी करके ये काम कर रहे थे दोनों, ब्लैके और टाई। ये चुपके से जो गाड़ियाँ निकालते थे बिना कस्टम ड्यूटी उनसे लिए हुए, तो उसके लिए ये टाई ने 2 तरह की बुक बनाई हुई थी। एक बुक में तो वो सब नोट करते थे जो
कॉमन थी, मतलब कि दोनों के लिए, टाई के और ब्लैक के लिए, जिसमें वो पूरा फ्रॉड कमिट करते थे कि इतनी गाड़ी निकली, इससे इतना पैसा लिया हमने। फ्रॉड कमिट किया जाता था, उसकी पूरी डिटेल रखते थे उसमें दोनों, ताकि दोनों जो है बाद में हिसाब लगा के कि इतना पैसा आया और फिर उसको आपस में आधा आधा बांट सकें। और टाई ने एक बुक और बना रखी थी, वो उसके बारे में जो ब्लैक था उसको पता नहीं था, वो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बना रखी थी, मतलब अपने प्राइवेट रिकॉर्ड के लिए बना रखी थी कि कितना पैसा आया कितना नहीं, वो चीज़। अब कोर्ट में ये क्वेश्चन आया कि कौन सी वाली बुक जो है वो एविडेंस के तौर पे आप पेश कर सकते हैं। कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो पहली वाली बुक है, फ्रॉड पर्पस के लिए की जा रही है, कॉमन इंटेंशन के लिए की जा रही है, वो रिलीवेंट होगी जो दूसरी बुक जो कि टाई ने अपने प्राइवेट रिकॉर्ड के लिए रख रखी थी, जिसके बारे में ब्लैके था उसको कुछ भी जानकारी नहीं थी, वो रिलीवेंट नहीं होगी। जो दूसरी वाली डायरी थी वो कॉमन इंटेंशन के तहत नहीं बनाई गई थी, उसके रेफरेंस में नहीं बनाई थी, इसलिए वो एडमिसिबल नहीं होगी। दूसरी वाली बुक एडमिसिबल रिलीवेंट नहीं होगी। देखिए, इस सेक्शन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, हमने बात करी कि कोई भी एक्ट या स्टेटमेंट या फिर जो लिखा जा रहा है वो अगर इस ऐसी भी कोई भी चीज़ होती है वो कॉन्स्पिरेसी के तहत, तो वो जो यूज़ की जाएगी वो सिर्फ दो पर्पज़ से के लिए यूज़ की जाएगी। जैसे कि पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किस पर्पज़ के लिए। एक तो ये पर्पज़ के लिए यूज़ की जाएगी कि जो कॉन्स्पिरेसी है वो एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में बताते कि कॉन्स्पिरेसी हुई थी, षड्यंत्र हुआ था। एक तो ये चीज़ को प्रूफ करने के लिए, और दूसरा कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है उस कॉन्स्पिरेसी की पार्टी है, पार्ट है। इन दो पर्पस के लिए वो एक्ट या स्टेटमेंट जो कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है वो मतलब कि यूज़ किया जाएगा। आप उस एक्ट को या उस स्टेटमेंट को जो कही गई है या लिखी गई है, दूसरी जो कॉन्स्पिरेसी की जो पार्टी हैं उनके दूसरी पार्टी के लिए यूज़ नहीं कर सकते उसके फेवर में, मतलब, या फिर ये शो करने के लिए कि उस एक्ट से या उस स्टेटमेंट से कि वो पर्सन उस कॉन्स्पिरेसी की पार्टी नहीं है। मतलब इस चीज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते उस एक्ट को या स्टेटमेंट को। ये बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। कॉन्स्पिरेसी के लिए एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये कहा जाता है कि कॉन्स्पिरेसी इज हेज्ड इन सीक्रेसी एंड एग्जीक्यूट इन डार्कनेस। मतलब कि जो कॉन्स्पिरेसी जो पनपती है वो सीक्रेसी में होती है और एग्जीक्यूट जो होती है वो कहाँ, डार्क, अंधेरे में। तो इस वजह से जो प्रोसिक्यूशन है उसके लिए पॉसिबल नहीं है हर एक्ट या हर स्टेटमेंट जो एक एक्यूज के द्वारा की गई है दूसरे एक्यूज से कॉन्स्पिरेसी के लिए उसको आपस में कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। अगर आपने उन सब पर्सन को जो कॉन्स्पिरेसी के पार्ट हैं, पार्टी हैं, उनको आपस में लिंक कर दिया कि ये आपस में कनेक्टेड थे एक दूसरे से इस कॉमन चीज़ की वजह से, इस कॉमन इंटेंशन की वजह से, तो ये भी सफिशिएंट है। अब ये नहीं है कि हर चीज़ आप, हर एक्ट जो हर चीज़ कही गई है वो सब चीज़ आप एक दूसरे से कनेक्ट करके उसने ये कहा होगा उसने ये कहा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपने ये चीज़ भी प्रूफ कर दिया कि ये इस कॉमन चीज़ की वजह से एक दूसरे से लिंक है या इस कॉमन इंटेंशन की वजह से उन सभी पार्टियों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया कि इन सब की कॉमन ये थी, तो आप कॉन्स्पिरेसी को साबित कर सकते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर। तो जब भी सेक्शन 10 की बात की जा रही है तो ये केस जो है ज़रूर दिया जाता है। इस केस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड सामने आती हैं। इस केस को देख लेते हैं। ये फैक्ट कुछ इस तरह से हैं कि जो अली असगर थे, वो उसकी जो शादी हुई थी वो महर तेजा से हुई थी, पर जो महर तेजा थी वो मिर्ज़ा अकबर से लव करती थी, उसके लव में थी। जो अली असगर था उसका मर्डर हो गया, गन शॉट, उसके मतलब उसके गांव में ही उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। जो मर्डरर था, जिसने मर्डर किया था, उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया, रेड हैंडेड जो है उसको पकड़ लिया गया। उस मर्डरर का नाम था उमर शेर। जब जो शूटर था उसको पकड़ लिया, उससे पूछा गया कि किसने मारने को भेजा, क्योंकि तो उसने उन दोनों का नाम लिया, मिर्ज़ा अकबर का और महर तेजा का। बाद में जब बात खुली तो पता चला कि मिर्ज़ा अकबर और जो महर तेजा थी इन्होंने आपस में मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी थी और इस थर्ड पर्सन को हायर किया था अली असगर के मर्डर के लिए।
इस केस में एविडेंस के तौर पर कुछ लेटर जो है वो पेश किए गए, क्योंकि मिर्ज़ा अकबर और जो महर तेजा थी उन दोनों के बीच में एक दूसरे को वो लेटर लिखते थे, अपने प्यार को शो करने के लिए, लव को एक्सप्रेस करने के लिए वो लेटर लिखते थे एक दूसरे को। तो उन लेटर में ये चीज़ जाहिर हुआ कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। साथ में कुछ पैसे के लेन देन की भी बात हुई, पैसों का इंतज़ाम हुआ या नहीं हुआ, अभी पैसों का इंतज़ाम करो। और इसके अलावा जो महर तेजा थी, जब उसको अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट करने के बाद, अरेस्ट होने के बाद जो है महर तेजा ने मजिस्ट्रेट के सामने जब उसको एग्ज़ामिन किया गया तो उसने ये चीज़ भी बताई कि उन्होंने ऐसी ऐसी कॉन्स्पिरेसी की थी। महर तेजा के द्वारा जो भी बताया गया मजिस्ट्रेट को और जो लेटर जो पकड़े गए थे को एविडेंस के तौर पे जो है एडमिट किया गया जो मिर्ज़ा अकबर था उनके अगेंस्ट। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि अगर कुछ भी कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है या करा जा रहा है कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में, तो वो क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट आप यूज़ कर सकते हो। मिर्ज़ा अकबर था, इस एविडेंस से रिलेटेड उसने जो है प्रिवी काउंसिल में, उसकी रिलेवेंसी से रिलेटेड जो है प्रिवी काउंसिल में अपील किया। अब ये पाया गया जो लेटर थे वो तो सेक्शन 10 के अंदर रिलीवेंट थे, क्योंकि वो लेटर तब लिखे गए थे जब उनके बीच में कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। पर जो स्टेटमेंट उसने अरेस्ट होने के बाद मजिस्ट्रेट से कही वो इस सेक्शन के अंदर, मतलब सेक्शन 10 के अंदर रिलीवेंट नहीं है, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट कही गई है वो जब कॉन्स्पिरेसी का जो ऑब्जेक्ट था, जो कॉमन इंटेंशन थी, जब वही ख़त्म हो गई उसके बाद वो कही गई है। तो इसलिए वो स्टेटमेंट सेक्शन 10 के अंदर रिलीवेंट नहीं होगी। तो इसलिए इस चीज़ से पता चलता है कि अगर कोई भी चीज़ कही जा रही है, लिखी जा रही है या करी जा रही है, अगर कॉन्स्पिरेसी के टाइम पर, जब कॉन्स्पिरेसी ऑन गोइंग है, चल रही है अभी, मतलब जो कॉन्स्पिरेसी का जो ऑब्जेक्ट है जिस वजह से कॉन्स्पिरेसी की गई है वो अभी फुलफ़िल नहीं हुआ है, तो वो रिलीवेंट होगा। पर अगर जैसे ही कॉन्स्पिरेसी ख़त्म हो जाती है, जैसे ही जो अली अस्कर है उसका डेथ हुई, उसका मर्डर हुआ, जैसे ही उसको गोली मार दी गई और वो मर गया, तो वहीं पे कॉन्स्पिरेसी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद कुछ भी कहा जाएगा, लिखा जाएगा या सुना जाएगा, जो भी है वो सेक्शन 10 के अंदर रिलीवेंट नहीं होगा। देखिए एक और हम देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड, तो इसको भी ज़रा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे कि हमने बियर एक्ट में पढ़ा था, आफ्टर द time when such intention was first entertained by any one of them is relevant fact as against each of the person believed to be so conspired। तो इसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी एक पर्सन के, अब वो चाहे कोई भी हो, जैसे ही उसके दिमाग में, उसके माइंड में कॉन्स्पिरेसी करने का चीज़ आई फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी भी चीज़ से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी करने की चीज़ आई जैसे ही उसके माइंड में, अब उस चीज़ से रिलेटेड वो कुछ भी कहता है, लिखता है या करता है, तो वो सारी चीज़ें जो कॉन्स्पिरेसी के दूसरी पार्टीज़ हैं उनके अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ की जा सकती हैं। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं तो ये चीज़ ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी। सपोज़ ए एक पर्सन है, उसके माइंड में आया कि उसे डी का मर्डर करना है, तो अब उसके लिए वो कुछ तैयारी कर रहा है। सपोज़ करो उसने गन जाके ख़रीदी, एक प्लान तैयार करा कि कैसे कैसे मतलब कि करना है। अभी उसने किसी दूसरी पार्टी को, दूसरे पर्सन को इन्वॉल्व नहीं किया है, अभी वो अकेला है। सिर्फ उसने सोचा कि गन की ज़रूरत पड़ेगी, एक गन परचेज़ कर ली। उसने पूरा देखा कि डी जो है कहाँ कहाँ पर जाता है, वो सारी चीज़ें उसने देख ली, किस टाइम पर किस जगह पहुँचता है वो। अब उसके बाद मतलब 3-4 चीज़ प्लानिंग करके, 3-4 एक्ट करने के बाद वो बी से फिर मिलता है और बी के साथ कॉन्स्पिरेसी करता है। माइंड में उसके कब आ गया, बी से मिलने से पहले ही उसके माइंड में आ गया था कि उसे कॉन्स्पिरेसी करनी है, ऐसे ऐसे 2-4 लोगों के साथ मिलकर करेगा और डी का मर्डर करेगा। तो जैसे ही उसके माइंड में आई और उसके बाद जो उसने गन परचेज़ करी और चीज़, तो वहीं से वो कुछ भी लिखा जा रहा है या फिर कुछ भी कहा जा रहा है या करा जा रहा है, वो सारी चीज़ वहीं से स्टार्ट होगी कि अभी बी पिक्चर में आया भी नहीं है। मतलब उसने सोचा ही है कि बी को और सी को वो अपने साथ इन्वॉल्व करेगा, पर बी को इन्वॉल्व करने से पहले जो उसने एक्ट किए हैं, अगर बी, अब इसका बी के साथ वो पार्टी हो गया, बी के साथ मिल गया, बी को सारे प्लान समझा दिया गया, ऐसे ऐसे डी का वो करना है, तो बी के इन्वॉल्व होने से पहले भी जो जब उसके दिमाग में कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड वो चीज़ आई थी,
तो उससे रिलेटेड जो उसने एक्ट किए थे वो सब एक्ट बी, वो सारी चीज़ें बी या फिर जब सी इन्वॉल्व होगा, मतलब कि एक दूसरे के लिए वो एविडेंस के तौर पे पेश किए जा सकते हैं, वो रिलीवेंट होंगे। अब बी और सी दोनों ऐड हो गए, दोनों सी के साथ मतलब ए के साथ जुड़ गए, बी और सी मर्डर करने के लिए डी का। ए के द्वारा जो एक्ट किया गया था, जब कॉन्स्पिरेसी का जो चीज़ थी उसके पहली बार माइंड में आई और बी सी जब तक इन्वॉल्व नहीं हुए थे, जब तक उसको उसने प्लान नहीं बताया था, तो तभी से वो एक्ट भी जो है बी सी के अगेंस्ट यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ए बी सी तीनों आपस में मिल गए। अब सी ए बी सी तैयार हो जाते हैं डी को मारने के लिए, पर सी के मन में 1-2 दिन बाद या कुछ टाइम बाद जो है ये मन में आता है कि नहीं, ये गलत काम है, वो डी को नहीं मारेगा और वो उनको छोड़कर कहीं पे भी चला जाता है, मतलब उस प्लान को ड्रॉप कर देता है वो। मतलब आप कह सकते हो कि कॉन्स्पिरेसी को वो लेफ्ट कर देता है, छोड़ देता है, कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं रहता है फिर। अब ए और बी क्या करते हैं, ए बी जाकर डी का मर्डर कर देते हैं, ए और बी जाकर डी का मर्डर कर देते हैं। सी जो है पहले लेफ्ट कर चुका है, सी के लेफ्ट होने के बावजूद भी जो ए बी के या सी के अंदर, मतलब इनके जब कॉन्स्पिरेसी के टाइम पर या कॉन्स्पिरेसी के लिए जो भी चीज़ें इनके द्वारा कही गई करी गई, वो जो चीज़ें स्टेटमेंट, वो चीज़ें तब भी जो सी है, सी के अगेंस्ट, उसके छोड़ने के बावजूद भी, कॉन्स्पिरेसी छोड़ दी उसने, लेफ्ट कर दी, उसके बावजूद भी वो सी के जो है अगेंस्ट रिलीवेंट फैक्ट होंगे और वो एविडेंस जो दिया जाएगा वो रिलीवेंट माना जाएगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि सी के ऊपर जो चार्ज चलेगा वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी का चलेगा, वो कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशेबल होगा, और ए और बी जो पनिशेबल होंगे वो डेथ के लिए, मर्डर के लिए पनिशेबल होंगे, जो डी की मर्डर किया है उन्होंने। सीधी सी बात है कि अगर किसी के ज्वाइन होने से पहले कॉमन इंटेंशन के तहत कोई भी काम किया गया है, अभी तो वो कॉन्स्पिरेसी में ज्वाइन नहीं हुआ है, उसके ज्वाइन होने से पहले भी अगर जो कॉमन इंटेंशन थी उसी से रिलेटेड कुछ एक्ट किया गया है, या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी को छोड़ चुका है, छोड़ने से पहले मतलब जो भी एक्ट है, जो भी किए गए हैं स्टेटमेंट है, वो उसके अगेंस्ट भी यूज़ होगा और वो रिलीवेंट माना जाएगा। इससे रिलेटेड जो केस है, एक केस है सरदुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसे। एक चीज़ और हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कन्फेशन से रिलेटेड, कन्फेशन स्टेटमेंट जो है उसके बारे में। जो कन्फेशन स्टेटमेंट है वो रिलीवेंट होगी या नहीं रिलीवेंट होगी सेक्शन के अंदर, सेक्शन 10 के अंदर। देखिए, कन्फेशन से रिलेटेड ये है कि अगर जो कॉन्स्पिरेसी है अभी ऑन गोइंग है, चल रही है अभी कॉन्स्पिरेसी, और तब कोई पर्सन जो पार्टी है कॉन्स्पिरेसी की, वो किसी अपने फ्रेंड से मतलब कि कन्फेशन करता है, किसी रिलेटिव से या किसी पर्सन से कन्फेशन करता है, तो वो कन्फेशन रिलीवेंट होगा। पर अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया किसी पर्सन को और तब वो कन्फेशन कर रहा है, तो वो सेक्शन 10 के अंदर नहीं आएगा। मतलब सेक्शन 10 के अंदर नहीं आएगा और दूसरे सेक्शनों में आएगा, वो एक अलग बात है, पर सेक्शन 10 के अंदर वो रिलीवेंट नहीं होगा। या फिर कॉन्स्पिरेसी का एंड हो गया, कॉन्स्पिरेसी ख़त्म हो गई, उसके बाद में कोई कन्फेशन किया जा रहा है या स्टेटमेंट कही जा रही है, तो वो भी इस सेक्शन के अंदर रिलीवेंट नहीं होगा। ए बी सी थे, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी डी को मारने की, डी को इन्होंने मर्डर कर दिया, जो कॉन्स्पिरेसी थी वो पूरी हो गई। अब ए ने जो है अपने एफ फ्रेंड से कन्फेशन कर दिया कि हमने ऐसे ऐसे कॉन्स्पिरेसी करी थी, तो वो इस सेक्शन के अंदर रिलीवेंट नहीं होगा। कन्फेशन सेक्शन के अंदर सिर्फ वही रिलीवेंट होगा जो कॉन्स्पिरेसी के बीच में किया गया है, कि जब कॉन्स्पिरेसी चल रही होगी। कि इस वीडियो में लगभग मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है, थोड़ी वीडियो लेंथी हो गई है। ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इससे रिलेटेड, तो बस ये बताना ज़रूरी था। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।